The assets pay off the liability. Sell out the assets, pay off the liability. एसेट्स बेचो, लाइबिलिटी पे ऑफ करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे सेल ऑफ होने वाले नहीं, ना ही सारी लाइबिलिटीज बुक वैल्यू में पे ऑफ। तो घड़ी घड़ी हर एक एसेट लाइबिलिटी पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, जो किस में जा रहा था, पार्टनर कैपिटल, राइट। अब ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इन द सम करते वक्त ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये घड़ी घड़ी कैपिटल में चेंजेस करोगे तो कैपिटल कितना, 2 पेज का कैपिटल बनाना पड़ेगा, घड़ी घड़ी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक मिडिल मैन अकाउंट बनाया जाता है, इंटरमीडिएट अकाउंट, दैट्स कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये डिसोल्यूशन के वक्त ही बनाया जाता है। ये क्या करता है, एक्ट्स एज अ मिडिल अकाउंट लाइक योर रिवैल अकाउंट और योर पीएल। सारे गेन्स लॉसेस किसमें कर लोगे, पहले रिवैल में, और फिर रिवैल में सारा जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है दैट गोज टू कैपिटल। तो रियलाइजेशन इज द इंटरमीडिएट अकाउंट विच यू प्रिपेयर। इसमें सारा गेन लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा पहले, और फिर एक साथ पूरा गेन लॉस जाएगा, वही होने वाला है। नेट इफेक्ट विल बी द सेम, बट डोंट गो डायरेक्टली, विल गो वाया रियलाइजेशन। I'll tell you how to do it along with the sum. Draw for first sum. अभी मुझे एक बात बताओ, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं? क्वेश्चन में होगा, आंसर में बनेगा, सवाल ही नहीं है। बैलेंस शीट कब बनता है, जब बिजनेस कैरी ऑन होने वाला होता है, तो बैलेंस शीट बनने का सवाल नहीं है। तो ऑल द सम्स ऑफ डिसोल्यूशन, all the sums of dissolution will have just 3 accounts, 3 constant accounts. उसके बाद एक्स्ट्रा अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे। 3 constant accounts in all the sums. कौन से होंगे, देखो ध्यान से। 2 साइड पे ड्रॉ करना है। All dissolution problems on 2 sides. All dissolution sums on 2 sides. Please be quiet. ऊपर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म नहीं लिखना है, ये इधर तोड़ जोड़ नहीं हो रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट का पूरा फॉर्म है। तो इधर बिजनेस का नाम या पार्टनर्स का नाम लिख सकते हो। तो इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट सम, आई थिंक इट इज हार्ट, लव एंड माइंड। ओके, पहला अकाउंट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे बनाने का है, लेफ्ट हैंड साइड पे रियलाइजेशन पूरा साइड, ऑलमोस्ट लास्ट का 2-3 लाइन छोड़ देगा, चलेगा, ऑलमोस्ट फुल साइड, 3-4 लाइन छोड़ो चलेगा। दूसरे अकाउंट है, अभी नहीं है, आगे है। ये सब में पूरा लेफ्ट हैंड साइड वुड बी रियलाइजेशन फुल साइड। राइट हैंड साइड पे 2 अकाउंट और बनाएंगे, दे आर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक। बैंक है तो बैंक, कैश है तो कैश। चलो ड्रॉ करो फटाफट। भाई हाथ जोड़ता हूँ। डेबिट क्रेडिट सब में लिखना है, DRCR ऑन टॉप। 1/3 बनता है।
ये 1/3 बचेगा जगह, छोड़ दो। ओके क्या जर्नल भी आ सकता है, लेजर भी आ सकता है, जस्ट लाइक एडमिशन रिटायरमेंट। जर्नल पूछा तो जर्नल करना है, लेजर पूछा तो लेजर। फर्स्ट सम पेज 91 या 92 क्या है देखो। सर सबके एक जैसे अकाउंट सिमिलर है ना, फॉर्मेट फाइनल अकाउंट्स बेस्ड है, मैंने बोला ना। ये भी देखो, ये आपका ट्रेडिंग P&L, ये कैपिटल, बैलेंस शीट के जगह बैंक आ गया। Told you so many chapters are directly indirectly based on final accounts concept. नहीं सब तुम लोग को ही यही है। क्या हुआ चलो ड्रॉ करो फटाफट। नहीं फुल सम्स देखो, ये 10 मार्क का है भाई, 10 मार्क का है। Come on. क्या बंद थोड़ी थोड़ा अलग सर एक ही हम करना है ना। ड्रॉ किया, दिया, तीनों अकाउंट्स है। बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट कब बनता है? जब बिजनेस कैरी ऑन होने वाला हो। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होने का सवाल नहीं, बंद हो रहा है ना बिजनेस। सो रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स नॉट रिवैल्यूएशन, इट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, पोस्टिंग थोड़ा अलग होएगा यहाँ पे, ध्यान से। पार्टनर कैपिटल एंड कैश। ओके, 3 कांस्टेंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन, करंट, वो सब अलग अलग बनेगा, डेफिशिएंसी आएगा। ये 3 तो आना ही है हर एक सम। ओके, रियलाइजेशन सबसे बड़ा लेफ्ट हैंड साइड, बाकी दो राइट हैंड साइड। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस का नाम या फिर पार्टनर्स का नाम पूरा लिखना है। सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखना है, बाकी सब में बिजनेस या पार्टनर का नाम लिखना है, ऑल चैप्टर्स। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में फॉर्म का नाम नहीं लिखना, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ऐसे ही लिखना कि वो मिक्स हो रहा है ना या अलग हो रहा है। तो 2-3 अकाउंट ओल्ड बुक्स है, फिर बैलेंस शीट और कैपिटल न्यू का वैसा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप of dissolution is, see, when this is all voluntary dissolution, so when you will try to dissolve the firm end of the year, so if you check the question, Heart, Love and Mind, their position on 31st December 2016 is given to you, so that is the date of balance sheet. मतलब क्या, वो लोग ने उस दिन फाइनल अकाउंट्स बनाया और बैलेंस शीट बना के दे दिया और आपको बोला कि डिसॉल्व करो। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन, इसके भी स्टेप्स लिखवा दूंगा मैं। स्टेप नंबर 1 इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। एम्प्टी द मतलब बैलेंस शीट में जो भी एसेट लायबिलिटी है वो आपके आंसर में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कैश, तो कैश वहां का क्लोजिंग बनता है अपना ओपनिंग। सो टू बैलेंस बीडी, कितना कैश है आपके पास? 2000। अच्छा, कैश का लॉजिक पता है ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसीट, क्रेडिट मतलब पेमेंट। इतना कैश था आपके पास बिफोर डिसोल्यूशन। देन कैपिटल, तो कैपिटल में बैलेंस लिख दो बाय की 2 बाय, वहां का क्लोजिंग बनता है यहाँ का ओपनिंग। हार्ट, लव, माइंड का है 20, 15 एंड 10, मिला 20, 15 एंड 10 आया। What next? You will find reserve also.
if you find reserve or losses, what you need to do is distribute it to old partners in old ratio, right? तो हाँ वही ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चेक इन द प्रॉब्लम एनीवेयर इट इज गिवन. तो क्या अज्यूम करने का? इक्वल. सो बाय जनरल रिजर्व 1:1:1. I think that will be 3 and 3. Okay. तो आपने कैपिटल लिखा, कैश लिख दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया. अब जो भी बचे हुए एसेट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड बचा हुआ लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स, वो सारा का सारा एसेट और लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. विल बी ट्रांसफर्ड टू, वो एसेट लायबिलिटी बंद हो जाएंगे और सारे एसेट और लायबिलिटी बंद होके चले जाएंगे रियलाइजेशन. नॉर्मली कभी एसेट लायबिलिटी बंद नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड होते रहता है. बैलेंस 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 बैलेंस. कौन से अकाउंट बंद होते हैं ईयर एंड पे? तो नॉमिनल अकाउंट बंद. कुछ ट्रेडिंग में जाते हैं, कुछ पीएनएल में. लेकिन अभी तो बिजनेस ही बंद हो रहा है. तो जब बिजनेस बंद होने वाला होता है तब सारे एसेट्स और सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी इनको छोड़ के, कैश, बैंक और रिजर्व और कैपिटल को छोड़ के जो बचे हुए एसेट और लायबिलिटी हैं वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन. अब कैसे करना है? बहुत सिंपल है. देखो, एसेट्स आर व्हाट? व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड इज बिगर. तो डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है. तो नॉर्मली आप लिखते हो बाय बैलेंस सीडी, जो बनता है टू बैलेंस बीडी. तो बाय बैलेंस सीडी, वो टू बैलेंस बीडी तो लिखते आ रहे हो इतने सालों से, बट अभी बंद करना है. तो बाय बैलेंस सीडी के जगह एसेट अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आएगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. उसमें सारे के सारे साथ में बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक. आई थिंक बिल्डिंग इज वर्थ 30,000, फर्नीचर इज वर्थ what 5,000 and stock is what 28, right? हेलो. तो एसेट्स अकाउंट में क्या लिखा है? बाय रियलाइजेशन. और रियलाइजेशन में टू एसेट्स. अलग अलग होता है बट साथ में एक हेड में आप सन्ड्री एसेट्स करके दिखा सकते हो. टू सन्ड्री एसेट्स में सब साथ में, जितने भी बचे हुए एसेट है सब रियलाइजेशन में. मतलब एसेट को बंद कर दिया और रियलाइजेशन में डाल दिया. ये करने के पीछे कारण क्या है, कैसे हो रहा है, सब समझ में बताऊं. जैसे पता है डेब्री में लिखते थे बाय पीएनएल, और पीएनएल में आता है टू डेब्री. वो नॉमिनल अकाउंट था. तो हर साल के एंड में नॉमिनल अकाउंट्स बंद होते हैं. लेकिन जब बिजनेस ही बंद हो जाता है तब सारे एसेट और लायबिलिटी बंद होकर चले जाते हैं रियलाइजेशन. अभी एसेट बंद हो गए, एसेट अकाउंट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो कहां चले गए? रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, रिमेंबर दैट. वैसे ही लायबिलिटी जो होती है, लायबिलिटीज आर व्हाट? व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड. सो नॉर्मली यू राइट टू बैलेंस सीडी व्हिच बिकम्स बाय बैलेंस बीडी. वो तो होता रहता है सालों तक. लेकिन जब बंद होने वाला होता है बिजनेस, जब बिजनेस बंद होने वाला होता है तभी टू बैलेंस सीडी नहीं लिखते हो, लिखते हो टू रियलाइजेशन. लायबिलिटी में आता है टू रियलाइजेशन, मतलब क्रेडिटर्स में आएगा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी. बाय सन्ड्री लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, दैट इज कितना? 12 है ना? 12,000 11, सॉरी. क्रेडिटर्स आएगा 11,000. तो सन्ड्री मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि 1, 2, 3, 4 कितने भी होंगे सब साथ. हर एक लायबिलिटी और हर एक एसेट अलग अलग ट्रांसफर होता है प्रैक्टिकली. मतलब रियलाइजेशन में टू बिल्डिंग अकाउंट, रियलाइजेशन में टू फर्नीचर अकाउंट, रियलाइजेशन में टू स्टॉक अकाउंट, अलग अलग होता है. इधर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अलग अलग. बट आप थियोरी कर रहे हो तो एक साथ सन्ड्री एसेट्स करके डाल सकते हो, सन्ड्री लायबिलिटी करके एक साथ डाल सकते हो. ठीक है. तो अभी सारा कुछ ट्रांसफर हो गया है. देख लो, बैलेंस शीट चेक कर लो. फर्स्ट स्टेप वाज एम्प्टी द बैलेंस शीट. वी हैव एम्प्टीड दैट. वी रोट द बैलेंस ऑफ कैश, वी रोट कैपिटल, वी डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स. बचे कुछ एसेट लायबिलिटी कहां डाल दिया? ये डालने के पीछे रीजन है, समझो इसको. मुझे बताओ, नॉर्मली आप बिल्डिंग बेचते हो
तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग बेचने की, कैश टू बिल्डिंग होती है। समझो मैंने बिल्डिंग 30 में बेची, 30 की 30 में बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कैश टू बिल्डिंग होगा। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग कैश टू बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे 2 एंट्रीज करते हैं। पहले करते हैं रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, जो मैंने अभी किया, जो मैंने ट्रांसफर की एंट्री मारी, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग। और दूसरी जब बेचूंगा ना तब कैश टू बिल्डिंग नहीं करूंगा, कैश टू रियलाइजेशन करूंगा। तो नेट क्या हुआ? कैश टू बिल्डिंग। नेट क्या हुआ? कैश टू बिल्डिंग। वही नेट इफेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, कैश टू बिल्डिंग डायरेक्ट नहीं करना है। पहले क्या करना है? रियलाइजेशन टू बिल्डिंग और फिर कैश टू रियलाइजेशन। सेम है फॉर फर्नीचर, बेचने के लिए कैश टू फर्नीचर नहीं, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, कैश टू रियलाइजेशन। वैसे ही अगर क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स का बाद में देखा, पहले एसेट वाला समझ में आया, एसेट वाला पार्ट समझ में आया। व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री टू सेल द एसेट्स? कैश टू एसेट। उसकी जगह मैंने 2 एंट्री मारी, रियलाइजेशन टू एसेट ये वाला, एंड देन कैश टू रियलाइज। नेट इफेक्ट रिमेन्स द, ऐसे 2 करने के पीछे भी एक कारण, वो भी जाएगा दिमाग। बैलेंस शीट खाली हो गया। अब स्टेप 2 इज सेल आउट द एसेट्स। स्टेप 2 इज सेल आउट द एसेट्स, कलेक्ट द मनी। स्टेप 2 इज सेल आउट द एसेट्स, कलेक्ट द मनी। स्टेप 3 इज पे ऑफ द लाइबिलिटी। स्टेप 3 इज पे ऑफ द लाइबिलिटी। तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कर लेते हैं, सेल आउट द एसेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी। तो बेचने जाओगे तो क्या सारे बुक वैल्यू पे बिकेंगे एसेट्स? नहीं। तो लिखा हुआ है, they decided to dissolve the firm. Assets realized as under, realized मतलब पैसा आया। Building realized 60,000, furniture 2 and stock 26. Normally, what is the entry to sell the asset? Cash to asset. But इधर ये नहीं है, इधर क्या है? Realization to asset मार दिए। अभी क्या करना है? Cash to realization करना है। तो entry for sale of asset is cash to realization. Don't write cash to asset now. As assets account are no more in existence. Where are they transferred? Realization. तो cash to realization, तो cash में आएगा to realization और realization में आएगा by cash account. सर अलग अलग सेल करना है? नहीं, एक साथ। by cash account सबको साथ। एंट्री कैश टू रियलाइजेशन है ना, सबका साथ में। तो कैश बाय कैश अकाउंट के अंदर लिख दो, बिल्डिंग कितने में बिका था, कितने का? 30 का 60 में बेचा। अच्छा, फिर फर्नीचर कितने में गया? 2000 था, कितने का? 5 का 2 में बेचा। एंड स्टॉक था 28 का, बेचा 26 में। टोटल करो तो आएगा 88 आ रहा है। कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश 88,000 पैसा आ गया, मिला आपको। अब थोड़ा ध्यान दो, बिल्डिंग 30 का 60 में बेचा, 30 का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है। अच्छा, 5 का 2 में क्या फर्नीचर, 3 का लॉस है और 28 का 26 में, मतलब 2 का लॉस है। तो अब तक आपने 25 का नेट प्रॉफिट मारा है। मैंने ये प्रॉफिट अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, सब साथ में हो जाए। वही एडवांटेज है रियलाइजेशन अकाउंट का, आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया, खाली एसेट लिखा ट्रांसफर करके और उसको बेच दिया। ओके, प्रॉफिट लॉस अभी तक रिकॉर्ड नहीं। ओके, अभी मूव टू लायबिलिटी पार्ट, मूव टू एसेट सेल हो गए, सब पैसे आ गए। अभी लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं, समझो इसको। नॉर्मली व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू पे ऑफ क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स टू कैश, ये होता है। समझो क्रेडिटर्स 11 थे और 11 चुका दिया बुक वैल्यू, तो क्रेडिटर्स टू कैश होता है। यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले करेंगे क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन और फिर रियलाइजेशन टू कैश। आर यू अंडरस्टैंड? तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? क्रेडिटर्स टू कैश। समझा? 2 पार्ट में करना है, पहले क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, वो हो गया। अभी पे ऑफ की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश, नॉट क्रेडिटर टू कैश। व्हाट? रियलाइजेशन टू कैश।
तो हाउ विल यू डू इट? रियलाइजेशन में टू कैश और कैश में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू कैश और कैश में बाय रियलाइजेशन। अभी सबसे पहले क्रेडिटर्स से भी पहले यू विल ट्राई टू पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। व्हाट यू ट्राई टू पे ऑफ? व्हाट आर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? यू नो, या नॉट क्रेडिटर, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना उसका खर्चा, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है ना, उसके लिए जनरली कोई मिडल मैन अपॉइंट किया जाता है। पार्टनर्स करेंगे या कोई लॉयर या कोई सीए को अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करता है? सारे एसेट्स बेचने में आपकी मदद करता है, सारे लायबिलिटीज के साथ नेगोशिएट करता है, लीगल प्रोसीडिंग सब खत्म करता है, उसका फीस, उसका खर्चा सब इसमें आ गया। तो सबसे पहला क्या ट्राई टू पे ऑफ? रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उसके बाद क्रेडिटर। दोनों की एंट्री रिमेन्स सेम, रियलाइजेशन टू कैश, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड, एंट्री रिमेन्स सेम। अभी पता चलेगा कैसे। हो सके तो पहले लिखना, बाकी ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत पैसा है। ये वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, पैसा है आपके पास, ऊपर नीचे लिखोगे पहले क्रेडिटर फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस तो भी चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं पहले यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख रहा हूँ। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस? देखो है क्या समझ तो? नहीं है तो इग्नोर मत। 500 मिला 500। और क्रेडिटर्स कितना पे ऑफ किया? नीचे पढ़ो क्रेडिटर्स। आर वी पेइंग 11? नो, वी आर पेइंग हाउ मच? 10,000। तो कुछ नेगोशिएट किया, मान गया 10,000 मिला टोटल। अच्छा, रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ है मैंने 10,005। अब क्रेडिटर का तो एंट्री समझा होगा, ये था क्रेडिटर टू कैश की जगह मैंने क्या माना? क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू। जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, ये रिकॉर्डेड था कि अनरिकॉर्डेड था? मतलब इसका बुक वैल्यू 0 था और कितना पे ऑफ किया? 500। जैसे क्रेडिटर का 11 था, आपने 10 पे किया, इसका 0 था, आपने 500 पे। 0 था इसके लिए दिख नहीं रहा। सिंपल। दैट्स व्हाई दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंस व्हिच यू हैव पेड। क्रेडिटर्स को भी पे किया है, एंट्री सेम है, क्रेडिटर टू कैश की जगह क्रेडिटर टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू कैश। इवन रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी एंट्री यही है, बट रियलाइजेशन एक्सपेंस बुक में था क्या? तो उसका बुक वैल्यू वाज 0 एंड पे ऑफ किया 500। तो बोलने का मतलब इधर लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये कि वेदर रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एंट्री रिमेन्स सेम। इट इज